पड़े। तो फाइजर होने के लिए FVR की वेबसाइट है irs.fvr.gov.pk, ये आपने ब्राउज़र के अंदर लिखनी है और लिखने के बाद आपने एंटर दबाना है और उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद पहले तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपना ID कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका ID कार्ड नंबर है, डैश स्पेस आपको डालने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद उठाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो ID कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट लाइफ टाइम है या कि कोई एक खास डेट है। अगर तो लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम है तो यस आपने कर देना है, और अगर लेट से लाइफ टाइम नहीं है तो फिर नो वाली ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है। आपने उसकी डेट बतानी है कि ये किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। जो भी डेट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अपना ID कार्ड वाला नाम यहाँ लिखना है, जो भी आपका ID कार्ड वाला नाम है, एक नाम है, दो नाम है, तीन नाम है, जितने भी नाम है वो आपने यहाँ लिखने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगली ऑप्शन के अंदर आपने अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है कि एड्रेस आपका रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, बिजनेस है, जोन से वाला है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जितना भी एड्रेस है ID कार्ड के ऊपर, जितना वो कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस है, सिंपल है, जिस तरह का भी एड्रेस है, उस एड्रेस को आपने 3 हिस्सों में ब्रेक कर देना है। पहला ऐसा यहाँ लिख देना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और उसके बाद नीचे से आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। यानी एड्रेस लिखने के बाद आपने अपना मुतलका सिटी यहाँ से सही स्पेलिंग लिखने के बाद सर्च कर लेना है। अगर आप गलत स्पेलिंग डालेंगे तो आपका सिटी यहाँ से जो है ना वो नहीं आपको शो करेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो स्पेलिंग ठीक डालने पड़ेंगे आपको। तो मैंने यहाँ से अपना सिटी शरकपुर सेलेक्ट किया तो आगे शरकपुर शेखपुर आ गया, तो ये जो है ना सामने मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद कंट्री आपका बाय डिफॉल्ट खुद से सिलेक्ट हुआ होता है। ये एड्रेस डालने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस कंपनी का भी मोबाइल नंबर आपके पास है वो आपके ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ डालना है सिंपल फॉर्मेट के अंदर। पहले 0092 का फॉर्मेट के साथ चलता था, अब सिंपल फॉर्मेट जैसे कि नंबर लिखा जाता है उसी फॉर्मेट पे आप नंबर को लिखते हैं। और उसके बाद आपका जो नंबर है वो आपके ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो यस, और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएंगे। वो कोड आपने यहाँ पुट करने हैं और उसके बाद अगले ऑप्शन में जाके आप पासवर्ड बनाएंगे और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आप मतलब आपको कंफर्मेशन एक सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर लिख दिया जाएगा जी कि आपकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आपका नाम वगैरह तमाम चीज़ें वहाँ शो हो जाएंगी। अच्छा, लेट से आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर दूसरी ऑप्शन कौन सी है? फिर आप नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका कोई भी जो फैमिली मेंबर है जो 18 साल से ऊपर है उसका भी ID कार्ड बना हुआ है और उसके नाम के ऊपर भी कोई सिम मौजूद है। खास तौर पर ये चीज़ किन लोगों के ऊपर अप्लाई होती है? जो लोग या तो बाई चांस उनके नाम पे सिम है नहीं और आज की डेट में उनको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग फिर जो है ना वो इसको बाईपास करने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर का रजिस्टर्ड नंबर लगा सकते हैं। या लोग कुछ जो ओवरसीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम नहीं है, रजिस्टर्ड सिम लेने के लिए उनको बाकायदा पाकिस्तान आना पड़ेगा, तो लिहाजा पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से बाहर बैठे ही किसी फैमिली मेम्बर का नंबर लगा के इस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। तो ये FVR ने खुद अलाउ किया है। ये ऐसा मैं आपको कोई चोर दरवाज़ा नहीं बता रहा, ये FVR ने खुद ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपके अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड सिम नहीं है तो आप किसी फैमिली मेम्बर का भी यहाँ लगा सकते हैं। तो जिस फैमिली मेम्बर का आपने यहाँ नंबर लगाना है उस फैमिली मेम्बर का आप यहाँ ID कार्ड नंबर लिखेंगे। ये लिख लिया और उसके बाद आपने उस फैमिली मेम्बर का यहाँ नाम लिखना है। जो भी उसका नाम है वो आपने यहाँ लिख दिया और नाम लिखने के बाद ये नंबर उसका ऑलरेडी ऊपर डाल दिया आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेट से नंबर आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है तो फिर आपने सिंपल यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कोड अलग से आपके नंबर के ऊपर आएगा, वो आपने यहाँ से यहाँ डालना है। ईमेल पे अलग से कोड जाएगा और इसका टाइम होता है 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने यहाँ डालने होते हैं। लेट से कोड नहीं आ रहा तो फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगी रीसेंड की, तो फिर रीसेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर कोड आ जाता है। लेट से फिर भी नहीं आता तो फिर यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, इफ OTP इज नॉट रिसीव्ड विद इन 2 minutes टाइप MSG एंड सेंड आ टेक्स्ट मैसेज टू 9966। लेट से 2 मिनट के अंदर अगर इनकेस वेरिफिकेशन कोड नहीं आता तो MSG लिखें और 9966 के ऊपर भेज दें, आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो फिर आप कुछ टाइम बाद ट्राई करेंगे, ये मसला हल हो जाएगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपने फिर ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अगली ऑप्शन के अंदर आप अपना पासवर्ड खुद सेट करेंगे। इससे पहले क्या होता था कि हम रजिस्ट्रेशन करते थे तो आपको डैशबोर्ड भी कुछ मुख्तलिफ होता था और रजिस्टर्ड सिम भी रिक्वायर्ड नहीं होती थी, तो अब चीज़ें कुछ मुख्तलिफ कर दी है FVR ने पहले से। तो क्या होता था कि आपने रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट किया, वेरिफिकेशन कोड आए और उसके बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर जो है ना वो बाकायदा आपके यूजर डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, आपका ID कार्ड नंबर और आपका पासवर्ड आ जाता था। अब आप अपना पासवर्ड जो है ना वो खुद सेट करते हैं। अच्छा जी, जब आप अपना पासवर्ड वहाँ लगा लेते हैं
तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको एक कंफर्मेशन जो है ना वो मैसेज सामने नजर आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। जब ऐसा कंफर्मेशन मैसेज आप डैशबोर्ड के ऊपर देख लें तो उसके बाद आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद इसी डैशबोर्ड के ऊपर आप आएंगे, तो यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है विदाउट डैशेज और विदाउट स्पेसेस, कोई डैश कोई स्पेस आपने नहीं डाल। यहाँ आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालना, नीचे आपने जो अभी पासवर्ड सेट किया, खुद सेट किया, वो पासवर्ड आपने यहाँ लिख के उसको यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। करने के बाद आपने यहाँ से लॉग इन कर जाना। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आएगा। तो आपने अब क्या करना है, आपने अब टैक्स रिटर्न जमा करवानी। टैक्स रिटर्न क्या होती है, बेसिकली एफबीआर का एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म के अंदर आपने अपना डाटा फिल करना होता है। डाटा क्या, आपने अपना इनकम सोर्स बताना है कि आप काम क्या करते हैं, किस सोर्स से आपको पैसे आते हैं, कितने आते हैं, उसके बाद आपके कोई टैक्सेस वगैरह अगर पूरे साल में कटे हुए हैं तो वो आपने उसके अंदर फिल करने हैं, और आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंश्योरेंस है, कोई लोन है, गोल्ड है, इनहेरिटेंस मिली है, गिफ्ट मिला है, जो भी आपको पैसे कहीं से आए गए, और साल के एंड पे आपके पास कितने पैसे किस किस शक्ल में सेव हैं, चाहे वो एसेट्स की शक्ल में है या कैश की शक्ल में है, बैंक की शक्ल में है, इंश्योरेंस की, किसी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में है, तो आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें एफबीआर को रिपोर्ट करनी है। और जिस फॉर्म के अंदर उसको रिपोर्ट किया जाता है, फिल किया जाता है, उस फॉर्म को टैक्स रिटर्न कहा जाता है। आज की डेट में एफबीआर ये रिक्वायर्ड करता है कि आप टैक्स ईयर 2025, अब टैक्स ईयर कैलेंडर ईयर से डिफरेंट होता है। टैक्स ईयर होता है जुलाई से जून तक, जबकि कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक। तो मैं जिसको 2025 वाला साल बोल रहा हूं, वो बेसिकली शुरू हुआ था 1 जुलाई 2024 से और खत्म हुआ 30 जून 2025 के ऊपर। तो मतलब ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों की हमने टैक्स रिटर्न एफबीआर को फाइल करनी है। इन 12 महीनों में हमने बताना है कि हमारे कितने पैसे हमने कमाए, किस किस सोर्स से कमाए, कितने हमारे टैक्सेस कटे। उसके बाद हमारे इसका जो टैक्स ईयर होता है वो 30 जून के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो 30 जून की डेट के बाद मेरे पास इतनी इतनी सेविंग्स, इतने इतने एसेट्स जो है ना वो मौजूद थे। तो अब टैक्स रिटर्न वाला फॉर्म ओपन कहाँ से होता है, दो जगह से ओपन होता है। एक ये, इस जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, और ये डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल नॉर्मल रिटर्न, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तब भी वही फॉर्म ओपन होता है। और अगर इनकेस मैं इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ तब भी वही फॉर्म ओपन होता है। तो ये सिस्टम आपको बता रहा है कि जी आपने 25 वाले साल की रिटर्न जमा करवानी है, तो बिल्कुल आज की डेट में मैंने 25 की रिटर्न नहीं जमा करवानी है। हाँ, अगर इनकेस आने वाले टाइम में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल है तब सिनेरियो चेंज हो जाए, फिर 26 वाला साल, 27 वाला साल, कोई भी अपडेटेड ईयर एफबीआर आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। तो अब 25 वाला साल एफबीआर मुझे खुद बोला कि आपने ये सिलेक्ट करना है, मैंने बोला जी बिल्कुल यही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पीरियड आपको नजर आ रहा होगा 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक। तो इस पीरियड ये यहाँ से मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू के ऑप्शन इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। बात कर ऐसे होता है कि आप उस फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म ओपन नहीं होता। वो क्या होता है कि आप उसको अगर इनकेस यहाँ से रिफ्रेश करें पेज को तो वो ड्राफ्ट के अंदर चला जाता है। ऐसे भी बात अगर आपको कभी कभी मसला फेस करना पड़ जाता होता है, तो अगर आप इनकेस दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको एरर देगा कि आपने ये फॉर्म ऑलरेडी खोल लिया और ये ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। तो ये देखिए वाकई ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है। तो ड्राफ्ट के अंदर ये आगे अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपने इसको खोलना है तो इस एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो जब मैं एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक जो है ना वो फॉर्म, एक डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन होगा। उसके अंदर आगे डाटा कैसे कैसे फिल करना है मैं आपको भी बता दूं। नहीं जी, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ मैं इंग्लिश में रिकमेंड करता हूँ इसको। तो आपने अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना तो यहाँ EN लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हाँ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फॉर्म एफबीआई ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी तरफ से, तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये बड़ा आसान फॉर्म है, जबकि मैं इसके अंदर डाटा फिल करना रिकमेंड नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, तो अब सिस्टम सबसे पहले तो आपसे एक पूछ रहा है कि ये जो टैक्स पीरियड है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक का, जिसको टैक्स ईयर 2025 कहा जाता है, क्या इस पीरियड के अंदर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट थे या पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं थे? अब ये कैसे डिफाइन होता है? बेसिकली अगर लॉ के मुताबिक आप 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर अगर पाकिस्तान में रहे तो फिर आप उस खास पीरियड के लिए पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, उस खास टैक्स ईयर के लिए। और अगर 6 महीनों से 1 दिन भी ऊपर आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर रहे तो फिर उस खास टैक्स ईयर के लिए आप पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट हैं। तो अगर तो आप पाकिस्तान में रहे तो फिर आपने यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन यानी कि 6 महीनों से 1 दिन भी ऊपर रहे तो फिर आपने नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपकी जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी वो फाइल तो होगी लेकिन वो एज अ नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर फाइल होगी। तो हमने जाना है नॉर्मल पाकिस्तानी की पर्सन की कैटेगरी के अंदर। लेट्स से अगर आप ओवरसीज हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ओवरसीज पर्सन की रिटर्न फाइल करने के टॉपिक पर मेरी डिटेल में अलहदा से वीडियोस भी मौजूद हैं। उन वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो अब मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी करने लगा हूं, तो मैं इस यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा।
सिस्टम उसके बाद मुझसे पूछता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि आपका इनकम सोर्स है, दूसरे सोर्स से नहीं है। आपने इसके ऊपर यस ही करना है, और यस करने के बाद आप जो पुराने वाला फॉर्म है, जो कदर आसान फॉर्म है, उसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस फॉर्म के अंदर डाटा फिल करना मैं रिकमेंड नहीं करता। इस फॉर्म में से एक दूसरे फॉर्म के अंदर मैं कहता हूं जी पहले आप रीडायरेक्ट हो जाएं, और उसके बाद जो है ना वो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो मैंने यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, सिस्टम मुझे कह रहा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जब मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं एक दूसरे फॉर्म के अंदर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, जो कि असल में ये है वो फॉर्म जिसके अंदर वाकई प्रॉपर तरीके से डाटा फिल होता है, और डाटा फिल करना भी चाहिए। तो मेरी जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो तमाम की तमाम इसी फॉर्म के ऊपर मिलेंगी, वो जो एफबीआई ने नया फॉर्म बनाया है उसके ऊपर नहीं। बला जी इसको शॉर्ट करते हैं। लेट्स से अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर आप डाटा अपना यहाँ फिल करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो आप इस हेड के अंदर अपनी एंट्रीज करेंगे। आपको बिजनेस से इनकम आती है तो आप इस हेड के अंदर अपनी एंट्रीज करेंगे। आपको लेट्स से अगर किसी अदर सोर्स, जैसे कि अदर सोर्स में कौन कौन से सोर्स होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पेंशन भी इसी सोर्स के अंदर आती है, ग्राउंड रेंट, अदर रिसीट्स, प्रॉफिट ऑन डेट, लोन एडवांस, मतलब मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो अगर ऐसे किसी सोर्स है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं बाकायदा, तो फिर आप अदर सोर्स के अंदर एंट्री करेंगे। आपको एग्रीकल्चर या फॉरेन सोर्स आपकी इनकम है तो फिर इस हेड के अंदर आप एंट्रीज करेंगे। आपकी इनकम फाइनल टैक्स वाली है तो फिर टैक्स चार्जेबल वाले हेड के अंदर आप एंट्रीज करेंगे। तो भला जो आपकी मुतल्लिका ऑप्शन है उस हेड के अंदर आपने एंट्री करनी है। अब मैं इस वीडियो के अंदर हर सिनेरियो आपको नहीं बताऊंगा कि अगर यहाँ आपकी इनकम इस हेड में फॉल करती है तो फिर कैसे एंट्री करनी है, इस हेड में करती है। मैं नॉर्मली इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो सिंपल भी रहे और आपको बात भी समझ आए। और लेट्स से जो मैं यहाँ टॉपिक कवर करूंगा आपका सिनेरियो उससे कुछ मुख्तलिफ है, तो आपको इस वीडियो से ऑलमोस्ट 80% बात तो समझ आ जाएगी। वो जो 20% बात होगी उसके लिए मेरी हर टॉपिक पर अलग-अलग वीडियो मौजूद है। जैसे कि सैलरी के ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, बिजनेस के ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, उसके अलावा जी आपकी अदर सोर्स से पेंशन से इनकम आती है अलग से वीडियो मौजूद है, एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, ओवरसीज के लिए अलग से वीडियो मौजूद है। मतलब ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर मेरी अलग वीडियो मौजूद है। उन तमाम वीडियोज़ के टॉपिक उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आप अपना मुतल्लिका टॉपिक अगर लेट से आपको यहाँ से कवर नहीं हो पा रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक तलाश करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर सिंपल एम्प्लॉयमेंट के अंदर को कवर करूंगा। तो एम्प्लॉयमेंट कदर जो ना आसान होती है रिटर्न फाइल करना। अच्छा जी, लेट से आपकी सैलरी है अब पूरे साल में 5,80,000 पर। तो यहाँ जो भी आपने आमदनी डालनी होती है वो आपने पूरे साल की डालनी होती है। लोग अक्सर पूछते हैं महीने की, 2 महीनों की, तो पूरे साल की आमदनी आपने यहाँ डालनी है। तो लेट से आपकी इनकम है 5,80,000 पूरे साल में, यहाँ डाल दी। डालने के बाद ये कैलकुलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आपने साथ साथ अपने रिटर्न को सेव करते जाना है। अच्छा जी, तो उसके बाद ये आपने टैक्स चार्ज वाले ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ आके चेक करना है कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन में कि आपका कोई टैक्स तो नहीं बन रहा। अगर तो आपका कोई टैक्स बन रहा हो तो आपको एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने वो टैक्स सिस्टम कहता है जी आपका इतना टैक्स बन रहा है। नहीं बन रहा क्यों? क्योंकि आपकी आमदनी जो अभी मैंने डाली है यहाँ फर्जी मैंने आमदनी डाली, आपकी जो एक्चुअल होगी आपने वो डालनी है। अगर आपकी आमदनी 6 लाख तक है सालाना तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इवन के बिजनेस से भी, बिजनेस की लिमिट भी 6 लाख है, प्रॉपर्टी की बेल 6 लाख है, सैलरी की भी 6 लाख है। तो 6 लाख तक सालाना अगर आपकी आमदनी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स बनता है। तो अगर तो आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो फिर क्या होता है जी, आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसके लिए लाजमी होता है, आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका बॉस जो आपका अदारा है उसके लिए लाजमी होता है कि वो आपका टैक्स काट के आपके नाम के ऊपर एफआईआर में जमा करवाए। तो अगर तो ये पूरा प्रोसेस कर रहा है और आपका टैक्स काट के जमा करवा रहा है तो फिर आपने रिटर्न फाइल करने के टाइम पे दोबारा कोई एक्स्ट्रा टैक्स जमा नहीं करवाना होता। वो जो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काट लिया होता है पूरे साल में, वही टैक्स आप एक जगह यहाँ मैं बताता हूँ आपको वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेट से अगर आपका कटा हुआ है तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं काटा तो फिर आपको वो टैक्स बकायदा जमा करवाना पड़ता है। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको कैसे। तो फिलहाल तो मैं यही इसके ऊपर रहता हूँ कि जी 5,80,000 सैलरी थी तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। अब लेट से आपकी सैलरी में कहता हूँ जी 6.5 लाख थी साल में, तो 6.5 लाख ये डाल के यहाँ कैलकुलेट कर लिया, साथ इसको सेव भी मैंने कर लिया। और इसके बाद मैं टैक्स चार्ज वाले ऑप्शन के अंदर आऊँगा, कंप्यूटेशन के अंदर आऊँगा, नीचे आके देखूंगा तो ये देखें सिस्टम इसके ऊपर 2500 रुपये टैक्स बना रहा है। सिस्टम कहता है कि इसको पे करना है आपने, और पे करने के लिए प्रीपेयर PSID इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम बकायदा मुझे अलाउ कर देगा कि मैं इसकी PSID क्रिएट करूं। और उसके बाद जनरेट PSID के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक PSID इसकी जनरेट हो जाएगी और उसको मैं इजी पैसे जायज़ कैश पे करूंगा। उसके बाद ही मैं 1 घंटे के बाद इस फॉर्म को मैं सेव करके क्लोज कर दूंगा और इसको वहीं से 1 घंटे के बाद आके ड्राफ्ट में से दोबारा ओपन करूंगा। यहाँ से मैं सेव करके ना इसको तो यहाँ से क्लोज कर दूंगा और 1 घंटे के बाद दोबारा लॉगिन करके आऊँगा तो ये पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर आऊँगा और यहाँ वो जो पेमेंट मैंने की होगी 2500 रुपये की, कोई भी अमाउंट है 2500 मैंने मिसाल दी है ना आपको,
कोई भी अमाउंट जो मैंने मेरे बकायदा पेएबल थी वो मैंने पेमेंट कर दी। अब ये उस सिनेरियो में है कि अगर आपका टैक्स बनता था और आपके एम्प्लॉयर ने नहीं काटा तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा मैंने अभी बताया कि प्रिपेयर पीएसआईडी के ऊपर क्लिक करके आपने चलान बनाना है और चलान आपने इजी पैसे जायज़ कैसे सिंपली उसकी ऐप में जाके गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है, एफबीआर इनकम टैक्स या एफबीआर अदर के ऑप्शन में जाना है और वहां जाके वो पीएसआईडी नंबर आप पुट करेंगे तो आपकी सिस्टम अमाउंट उठा लेगा, नाम भी उठा लेगा। आपने पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पे कर देना और रसीद सेव कर लेनी है। उसके बाद इस फॉर्म को आपने एक दफ़ा सेव करके क्लोज कर देना। 1 घंटे के बाद आप दोबारा आएंगे यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन का अंदर आके यहाँ वो अमाउंट आपको नजर आ रही होगी, आप इसको यहाँ से क्लेम कर लेंगे। डाटा वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा आएंगे, उसके बाद आपने जो भी डाटा वगैरह फिल किया होगा उसको आप फिल करके सबमिट करेंगे तो ये रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। कतरी वैसे अभी रिटर्न आपकी रेडी नहीं है, लेकिन जब आपने पे कर लिया अगर बाकी भी इसको फिल पूरा कर लिया होगा तो फिर आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर आपका कोई टैक्स बनता है और आप उसको पे नहीं करते तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरा एक तीसरा सिनेरियो, मैंने फिलहाल 2 सिनेरियो डिस्कस किए हैं। एक, अगर आपकी सैलरी जो भी अमाउंट है वो 6 लाख से कम है तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब मैंने दूसरा ये बताया कि आपकी सैलरी का 6 लाख से ऊपर है तो फिर आपका टैक्स बनेगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं काटा तो आपने कैसे पीएसआईडी बना के उसको कैसे पे करना है और कैसे रिटर्न जमा करवानी है। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के बाकायदा जमा भी करवाया है तो फिर आपने उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है और कहाँ करना है, ये एडजस्टेबल टैक्स वाला खाना है, इसके अंदर आपने आना है और यहाँ आने के बाद ये आपकी सैलरी साल में जितनी भी आपको मिली जो कि 6.5 लाख है मिसाल के तौर पर, और उसके ऊपर आपका 2500 रुपये टैक्स जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने काटा था और उसका रिकॉर्ड बाकायदा उसने आपको दिया कि ये मेरा टैक्स मैंने आपका काटा हुआ है। उसको जो भी आपको सैलरी की स्लिप देता है वो आपका टैक्स का सर्टिफिकेट देता है, जो भी डिटेल देता है वो आपने डाल के यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। अब जब ये टैक्स की अमाउंट में यहाँ डाल के सैलरी की भी अमाउंट यहाँ डालूंगा और साथ टैक्स की अमाउंट भी डालूंगा और फिर मैं कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन के अंदर आके चेक करूंगा तो यहाँ सिस्टम मुझे कोई टैक्स की अमाउंट नहीं बना के दे रहा, क्योंकि जितना मेरा टैक्स बनता था उतना ही मेरे एम्प्लॉयर ने पहले से काट दिया और वो मैंने एडजस्ट कर दिया, तो अब मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद अगर इनकेस आपका टैक्स किसी और हेड से भी कटा हुआ है, बिजली के बिल के ऊपर, गैस के बिल के ऊपर, इंटरनेट के बिल के ऊपर, आपके मोबाइल फ़ोन पैकेजेस लगाने के ऊपर, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, सेल की, मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस लोगों के कटते हैं, तो वो टैक्सेस भी अगर आपके कटे हुए हैं तो उन टैक्सेस को भी आप यहाँ बाकायदा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन, आपने गाड़ी परचेज की, सेल की, तो उनके भी टैक्सेस की यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो भी आप जिस कैटेगरी के अंदर भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो कैटेगरी आप यहाँ से ढूंढ के उसके डिटेल्स फिल करके आप अपना वो टैक्स बाकायदा यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ों को अगर आपने बहुत डिटेल्स में समझना हो तो इसके लिए या तो आपको ये काम सीखना पड़ेगा या आपको मेरी मल्टीपल वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये बातें डिटेल में जाके समझ आएंगी जो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी है कि आपने एंट्री कर ली, पहली एंट्री कौन सी कीजिए, फिलहाल मैंने एक एंट्री सिर्फ की है, 6.5 लाख की एंट्री की, लेट से सैलरी की यही एंट्री आपकी, ये मैंने यहाँ डाला। उसके बाद मैं टैक्स चार्ज वाले खाने के अंदर आया, एडजस्टेबल टैक्स वाले खाने के अंदर आके मैंने वो अमाउंट सैलरी की यहाँ भी डाली और मैंने यहाँ अपनी टैक्स की अमाउंट डाल दी जो मैंने टैक्स कटा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद मैंने कंप्यूटेशन के अंदर आके चेक कर लिया कि लेट से मेरा कोई टैक्स बनता तो नहीं है, तो यहाँ मैंने देखा कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता। अगर बनता होगा तो कैसे क्रिएट करके उसका चालान कैसे पे करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेट से यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब इसके बाद वाला काम क्या है, इसके बाद आपने आना है जी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। रिटर्न बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, एम्प्लॉयमेंट से लेके टैक्स चार्जेबल तक, इस पार्ट को 114 वाला पार्ट कहा जाता है। इस पार्ट के अंदर आप अपनी इनकम और अपने टैक्सेस की डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को वेल्थ स्टेटमेंट या 116 वाला फॉर्म भी कहा जाता है। तो इस पार्ट को ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ मजीद नीचे 3 ऑप्शन ओपन होती हैं, एक पर्सनल एक्सपेंसेस, एक पर्सनल एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज और तीसरी रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो सबसे पहले आपने रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन के अंदर आना है। जो भी आपकी सैलरी पूरे साल में आपको मिली उस सैलरी की एंट्री आपने यहाँ कर देनी है 6.5 लाख रुपए। लेट से सैलरी कम या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना वो यहाँ एंट्री करनी है। सैलरी अगर आपकी यही है तो 6.5 लाख की एंट्री मैंने यहाँ की और करने के बाद मैंने यहाँ इसको कैलकुलेट कर दिया। आपकी अगर किसी और सोर्स से भी आपको पैसे आए हैं तो वो आपने मुतलका हेड में करने के बाद उनकी एंट्रियाँ भी यहाँ मुतलका हेड्स में करनी है। आपको पूरे साल में फॉरेन रेमिटेंस को बाहर से पैसे आए उसकी एंट्री यहाँ होगी। आपको कोई इनहेरिटेंस मिली अपने वालिदैन की तरफ से तो वो प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपने बताना है कि इनहेरिटेंस किससे मिली, उसका आईडी कार्ड नंबर क्या है, तमाम डिटेल्स आपने यहाँ फिल करनी है। गिफ्ट आपको मिला है तो गिफ्ट वाले ऑप्शन के ऊपर भी आपने क्लिक करना है और उसके भी आपने आईडी कार्ड नंबर तमाम डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपने उसकी अमाउंट यहाँ दर्ज करनी है। इसके अलावा मतलब किसी भी सोर्स से आपको पैसे आए तो बाकायदा उस ऑप्शन को आपने उसके अंदर आपने वो पैसे डालने हैं। अच्छा जी, तो ये अमाउंट मैंने यहाँ डाली, कैलकुलेट किया और साथ साथ मैंने बताया आपको आपने रिटर्न को सेव करते जाना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने आ जाना है जी
लेट से किसी और सोर्स से भी पैसे आए तो आपने उसकी यहाँ एंट्री करनी है, नहीं आए तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट्स के अंदर। पर्सनल एसेट्स के अंदर आगे आपने बाकायदा अपना, अगर लेट से आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कोई भी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यहाँ से ऐड होगी, और आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऐड होगी। तो यहाँ आपने बाकायदा जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ फिल करना है, एंड पे सिटी बताना है। इस तरीके से आपने डिटेल्स फिल की। उसके बाद आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी आपने कितनी प्राइस में ली। लेट से मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी मैंने इतने में ली, 7,54,000 की। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस अगर आपके पास कुछ है तो आप वो डालेंगे, एनिमल नॉन बिजनेस आपके पास है तो वो यहाँ डालेंगे। आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपके पास कोई बॉन्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कहीं कोई डिपॉजिट करवाया हुआ है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है, इंस्ट्रूमेंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, किसी तरह की भी ऐसी कोई चीज़ है तो उस सब की डिटेल्स आप यहाँ फिल करते हैं। यहाँ तो इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आप अपना IBN नंबर डालते हैं और नीचे आप अपने अकाउंट की दीगर डिटेल्स डालते हैं। जैसे कि यहाँ आपने ये IBN नंबर डाला, आप यहाँ फर्जी IBN नंबर डालेंगे तो सिस्टम नहीं उठाएगा। ये मैं यहाँ एक प्रॉपर IBN नंबर डाल रहा हूँ। तो आपने बताना है कि जी जो भी आप डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो अकाउंट है और वो करंट है, सेविंग का कौन सा अकाउंट है और किस बैंक के साथ। और ये करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ। तो अगर तो ये आपका सही वाला आप IBN डाल रहे हैं तो सिस्टम उसको बाकायदा पिक कर लेगा। अगर आप गलत IBN डाल रहे हैं तो सिस्टम उसको यहाँ जैसे रोटेट किया, सिस्टम आपको रोक देगा। अच्छा जी, तो इसका आपने बैलेंस बताना है कि जी इस अकाउंट में कितने पैसे साल के एंड पे, जब 30 जून था, 30 जून 2025, तो कितने पैसे पड़े हुए थे। इसी तरीके से आप कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ दीगर इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है तो फिर वो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नहीं, इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ आपने उसकी डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ बाकी डिटेल्स बतानी है, सबमिट करना है। और उसके बाद उसकी भी आपने अमाउंट बतानी है कि इसके अंदर मैंने इतने पैसे रखे हुए हैं। कुछ दीगर और बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो ऐसे ही आप बार बार प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद ये आपने कोई लोन किसी को दिया हुआ, कोई एडवांस जमा करवाया हुआ, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल फिल करके ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, कोई बाइक, गाड़ी, किसी तरह की भी व्हीकल है तो उसको आप यहाँ से बाकायदा ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। लेट से व्हीकल है जी, ये एक फर्जी नंबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो लेट से ये आपके पास एक बाइक या गाड़ी जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ प्रॉपर उसकी डिटेल फिल करनी है और वो जितने में आपने ली थी उतनी प्राइस आपने यहाँ बाकायदा ऐड कर दी। लेट से मैं कहता हूँ मैंने इतने में ली थी, तो आपने ये बाकायदा वही फिर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ फर्जी डाटा डाल रहा हूँ, आप यहाँ अपना एक्चुअल डाटा फिल करेंगे। उसके बाद प्रीशियस पोजेशन, आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो आपने यहाँ क्लिक करके यहाँ से गोल्ड ऐड करना है। हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके घर में कोई आपने टीवी, फ्रिज जैसी बर्तन लेके दिए हुए हैं तो आप उसको यहाँ उसकी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी रिंग, आपकी वॉच, ये चीज़ें आती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ भी आपके पास किसी खास अमाउंट की है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। कैश नॉन बिजनेस, आपके पास जो कैश की शक्ल में पैसे आपकी जेब में, आपके घर के ड्रॉर में, जहाँ भी आपने सेफ में रखे हुए हैं, तो वो पैसे जो आपके पास होते हैं कैश की शक्ल में वो आप यहाँ लिखेंगे। लेट से इस बंदे के पास, इसकी मैं रिटर्न फिल कर रहा हूँ, इसके पास जो है ना वो इतनी अमाउंट है कैश की शक्ल में, ऑलमोस्ट को 7-7.5 लाख रुपए। तो ये डालने के बाद मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अगर आपका इसके अलावा कोई और एसेट है जो ऊपर मेंशन नहीं है लेकिन वो आपके पास एसेट है तो यहाँ एक ऑप्शन बनी हुई है एनी अदर एसेट, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसकी डिटेल यहाँ लिख के और सबमिट करके उसकी भी अमाउंट आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एसेट है जो आपने किसी दूसरे के नाम पे लिया तो उसकी भी आप प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसकी भी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो पाकिस्तान से बाहर आपके कोई साथी हैं, ये पाकिस्तान से बाहर साथी होती हैं, ये बेसिकली अगर आपने पाकिस्तान में पैसे कमा के बाहर अपने कोई चीज़ बनाई है, बाहर जाके पैसे भेजे हैं और वहाँ से आपको चीज़ बनाई है तो फिर आपने वो डालने हैं। लेट से आप बाहर हैं और बाहर से कमा के बाहर ही सासे बना रहे हैं तो फिर वो सासे आपने यहाँ मेंशन नहीं करने। ठीक है जी, किस सूरत में, जो मैंने बताई है अभी पहले वाली, उस ऑप्शन को आपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। अब अगर आपने कोई लोन लिया हुआ किसी तरह का तो उस लोन को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, किसी के पैसे देने किसी मद में भी, तो इस प्लस वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाकायदा आपने जिस अदारे से भी लिया है उसका CNC, या जो भी अगर किसी बंदे से लिया है उसका CNC, किसी अदारे से लिया तो उसका NTN, किसी पासपोर्ट होल्डर से लिया है फॉरनर से तो उसका पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करके उसका नाम, अमाउंट सब कुछ डाल के यहाँ आप अपना लोन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करके साथ साथ इसको मैं सेव करता जाऊँगा। अब मैं अगर वापस आके रिकंसिलिएशन के ऑप्शन के ऊपर अंदर चेक करूँ तो मैंने बेसिकली मेरे पास पैसे आए पूरे साल में कितने, 6.5 लाख रुपए, और मैंने सासे कितने के बना ली, 17,52,000 के। तो अब सिस्टम मुझे यहाँ नीचे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट पॉजिटिव के अंदर दिखा रहा है कि 11,02,300 रुपए आपकी पॉजिटिव अमाउंट है, अनरिकनसाइल्ड है। अनरिकनसाइल्ड का मतलब ये होता है कि इतनी अमाउंट वो है जो आपकी बराबर नहीं है, जिसका आपने प्रॉपर हिसाब अभी तक FBR को नहीं दिया, कि 6.5 लाख आपने कमाया और आपने जो असासी हैं वो ऑलमोस्ट को 17 लाख के बना लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो, 17-17.5 लाख के? तो ये बेसिकली पॉसिबल ऐसे हुआ कि लाजमी नहीं, एक बंदे ने इस साल में 6.5 लाख कमाया तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो सेविंग पिछले सालों से भी करता आ रहा हो,
उसको जॉब करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, कुछ साल हो चुके हों, लेट से 5 साल 7 साल 10 साल 2 साल, कोई भी अरसा हो चुका हो, और उस सिनेरियो के अंदर उस बंदे ने कुछ पैसे जो है ना वो अपने प्रीवियस ईयर की सेविंग से भी जो है ना वो जमा किए हों, और सारे एसेट उसने इस साल नहीं जबकि पिछले सालों से भी उसने कुछ एसेट बनाए हों, तो फिर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इस बंदे ने इतनी सेविंग या इतने उसके जो एसेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि बंदे ने जनाबे लिए ये किया कि 6.5 लाख इस साल कमाया, 14,65,000 की सेविंग उसकी पिछले सालों से चली आ रही थी। उसमें से उसने क्या किया कि जो इस साल 6.5 लाख कमाया, अब उसके एसेट्स कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो गई, जो अमाउंट आपको यहाँ नजर आ रही है इंक्रीज डिक्रीज एसेट, वो नजर आ रही 2,86,900। अब यहाँ बात समझने वाली है, 14,65,000 की सेविंग उसके पास पिछले सालों से थी, इस साल उसने मजीद 6.5 लाख कमाया। 6.5 लाख जो उसने मजीद इस साल कमाया, उसमें से 2,86,000 के उसने असासे मजीद बढ़ा लिए कि अब उसके असासे हो गए 17,52,000 के। पहले कितने थे? 14,65,000 के। तो अब मैं नीचे आऊंगा और सिस्टम मुझे नीचे दिखा रहा है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट नेगेटिव के अंदर 3,63,100 की। ये कैसे निकली फिर बताता हूँ आपको। बंदे के पास 14,65,000 की सेविंग पहले थी, 650 उसने इस साल कमाया, तो टोटल तकरीबन हो गया जी कोई 21 लाख ऑलमोस्ट। अब 21 लाख में से उसने क्या किया कि उसने 17,52,000 की जो वो अमाउंट अपनी सेव कर ली। 17,52,000 की सेव कैसे हुई? 14,65 की सेविंग पहले थी, और जो इस साल 6.5 लाख कमाया उसमें से 2,86 उसने मजीद ऐड किया, और टोटल सेविंग उसकी होगी 17,52 की। तो बाकी जो अमाउंट बची वो 3,63,000 सिस्टम कह रहा है कि आपकी अभी पड़ी हुई है, आप बताएं कि इस अमाउंट का आपने क्या किया। तो इस अमाउंट को हम ये कहते हैं कि हमने ये अमाउंट कंज्यूम कर दी, हमने इस अमाउंट के खर्चे कर दिए। 6.5 लाख साल में कमाया, उसमें से ऑलमोस्ट कोई 3 लाख या 3.5 लाख सेव कर लिया, बाकी जो अमाउंट बची वो हमने खर्च कर दी। तो खर्चों के लिए आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आना है, और यहाँ आपके मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। लेट से रेंट आपने पूरे साल में दिया, वो ऑप्शन मौजूद है। आपने कोई टैक्स पे किया पूरे साल में, कोई व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, आपकी कोई व्हीकल है उसके ऊपर आपकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो आपने ट्रैवलिंग का खर्चा हर बंदे की जिंदगी में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वाटर का, गैस का, टेलीफोन का, उसके अलावा आपने कोई एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई है, कोई मेडिकल का खर्चा, एजुकेशनल का खर्चा, उसके अलावा कोई फंक्शंस गैदरिंग डोनेशंस वगैरह हर बंदे की जिंदगी में होती हैं, और इसके अलावा कोई पर्सनल एक्सपेंसेस। तो आपने जितने भी खर्चे हैं वो इन तमाम हेड्स के अंदर ब्रेक करके डालने हैं। मैं फिलहाल ब्रेक नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इसको शॉर्ट करता जा रहा हूँ। तो आपने अपने तमाम खर्चे इन तमाम हेड्स के अंदर ब्रेक करने हैं, और सबसे ज़्यादा जो खर्चा डालना आता है वो जो अदर पर्सनल या स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा आपने इस हेड के अंदर डालना होता है, क्योंकि वो घर के जो खाने पीने के खर्चात होते हैं वो सारे के सारे इस हेड में आते हैं, और सबसे मेजर खर्चा घर का यही होता है। तो आपने खर्चे वैसे तमाम हेड्स के अंदर ब्रेक करने हैं, तो मैंने तमाम हेड्स को आपको बता भी दिया है। तो आपके जो जो खर्चे जिस हेड में हुए तो आप उनको एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर भी यहाँ बाकायदा फिल कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद जब मैं रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा आऊंगा तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी होगी। अब ये कैसे हुई है फिर दोबारा एक दफा समझा देता हूँ कि 14,65,000 की सेविंग बंदे के पास पहले थी, 6.5 लाख उसने मजीद इस साल कमाया, 6.5 लाख में से उसने 2,86,000 के जो है ना वो एसेट्स मजीद इंक्रीज कर लिए, तो उसके टोटल एसेट हो गए 17,52,300 के, और जो बाकी अमाउंट बची 3,63,000 वो अमाउंट उसने खर्चों में डाल दी, तो उसकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 होगी। मतलब जितने पैसे आए उतने पैसों को उसने पूरा हिसाब दे दिया। यहाँ 1 रुपया भी पॉजिटिव या नेगेटिव में होगा तो आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। ये अमाउंट जब तक 0 शो नहीं होगी आपकी रिटर्न जमा नहीं हो सकती। तो इसके बाद आपने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने सबमिट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम यहाँ आपको कह रहा है कि आप रेजिडेंट स्टेटस भी अपना सेलेक्ट करें, तो एट्रीब्यूट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से आपने अपना रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट वो बंदा जो मैं पहले बता चुका वीडियो के शुरू में कि वो 6 महीनों से ज़्यादा उसने पाकिस्तान से बाहर टाइम गुजारा हो इस साल में, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो 6 महीनों से ज़्यादा उसने पाकिस्तान में टाइम गुजारा तो फिर वो रेजिडेंट होगा। तो यहाँ से मैंने रेजिडेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, सेव किया, और उसके बाद मैंने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिस्टम मुझे यहाँ बोलेगा पिन कोड डालिए। पिन कोड भी जब आप अपना पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं तब आप अपना पिन कोड भी सेट कर रहे होते हैं 4 अंकों का। तो लेट से पिन कोड आपको नहीं पता तो यहाँ क्लिक करके आप अपना पिन कोड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। पुराना पिन कोड आपके पास होना लाजमी नहीं, कोई भी आप नया पिन कोड डालें उसको कंफर्म करें, और वो पिन कोड उसके बाद आप यहाँ डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये एक फर्जी रिटर्न बनाई है। आपका जो एक्चुअल डाटा होगा उसके मुताबिक आपने इसको फिल करना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट का बटन आपने दोबारा क्लिक करना है यहाँ, उसके बाद ये सबमिट होगी और ये ड्राफ्ट में से निकल के बाकायदा कंप्लीटेड टास्क के अंदर आ जाएगी। कंप्लीट टास्क कहाँ होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये देखें ये इनबॉक्स है, ये ड्राफ्ट है, ये आउटबॉक्स है, और ये कंप्लीटेड टास्क है। अभी आपकी रिटर्न ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये यहाँ से निकल के कंप्लीटेड टास्क के अंदर यहाँ डिक्लेरेशन ऑप्शन के अंदर यहाँ शो होगी आपको। ठीक है जी, लेट से यहाँ 2 रिटर्नें शो हो रही हैं 21 की 22 की। तो
आपके इसी तरीके से यहाँ 2-4 मिनट के बाद 25 वाले रिटर्न भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आज की डेट से लेके जून 2026 तक आपने 1000 रुपये का चलान जो है ना वो लाजमी जमा करवाना है। 1000 रुपये का चलान कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका ID कार्ड नंबर सिस्टम ने खुद ही उठा लिया है और आपने क्या करना है, आपका सिस्टम ने एड्रेस और तमाम चीज़ यहाँ से उठा ली हैं। अब आपने इस ऑप्शन के ऊपर आना है, इनकम टैक्स, यहाँ से आपने मिसलिनियस ये ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आना है मजीद, तो इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के अंदर आपने सरचार्ज फॉर ATL इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना टैक्स ईयर बताना है कि किस ईयर का आपने चलान क्रिएट करना है, तो 2025 वाले चलान का ईयर का आपने चलान क्रिएट करना है और यहाँ आपने 1000 रुपये अमाउंट अपनी लिखनी है। और वो लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जी आपने ये सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने येस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका बाकायदा एक चलान क्रिएट हो जाएगा। ये देखें जी, प्रिंट PSID, तो प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये बाकायदा सिस्टम मुझे डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देगा और इसके ऊपर देखें जी तमाम डिटेल्स आ रही हैं कि कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट कौन सी है, टैक्स पेमेंट सेक्शन कौन सा है, टैक्स पेयर का नाम, दीगर तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये वो PSID असल चीज़ है जिससे आपने पेमेंट करनी होती है। तो इसको आपने इजी पैसा जायज़ कैश या बैंक की ऐप में जाके वहाँ से आपने पेमेंट्स में जाना है, गवर्नमेंट पेमेंट में जाना है, FBR इनकम टैक्स के ऑप्शन में जाना है और ये PSID आप वहाँ पुट करेंगे तो सिस्टम आपका नाम और आपका जो है ना वो अमाउंट खुद पिक करेगा। आपने अगेन पे के ऊपर क्लिक करना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके ठीक कोई 2 से 3 या 4 घंटों के बाद आपका स्टेटस जो है वो FBR की वेबसाइट के ऊपर एक्टिव लेड फाइलर शो हो जाएगा। लेड फाइलर क्या होता है, ये एक नई कैटेगरी FBR ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पिछले साल। जो लोग भी अपनी रिटर्न में लेड फाइल करते हैं या ड्यू डेट के बाद फाइलर होते हैं, अभी जो डेट जा रही है ना ये ड्यू डेट के बाद है। ड्यू डेट नॉर्मली कौन सी होती है, हर साल 30 जून के बाद और 30 सितंबर से पहले वाला जो टाइम होता है ये 3 महीने होते हैं, ये ड्यू डेट होती है। अब ड्यू डेट के बाद जो लोग फाइलर बनते हैं उनको बाकायदा रिटर्न तो जमा हो जाती है, वो फाइलर भी हो जाते हैं, लेकिन साथ उनको 1000 रुपये का चलान भी जमा करवाना पड़ता है और उनका जो स्टेटस है वो लेड फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर आता है। अब जो लेड फाइलर होता है इसका जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर होती है, इसके अलावा बाकी हर जगह जो लेड फाइलर होता है वो फाइलर ही कंसिडर होता है। ठीक है जी, बाकी हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर जो लेड फाइलर है उसको एक तीसरी कैटेगरी का सामना करना पड़ता है। लेट से फाइलर को टैक्स है 1.5%, तो लेड फाइलर को है 4.5% और नॉन फाइलर को है लेट से 10.5%। तो इस तरीके से लेड फाइलर को फायदा तो होता है, लेकिन जो प्रॉपर फाइलर है जिसने ड्यू डेट के अंदर अपने आप को फाइलर बनाया उसके निस्बतन लेड फाइलर को कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी के लेन देन में थोड़ा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब स्टेटस कैसे और कहां से चेक होता है मैं वो भी आपको बताता हूं। तो यहां से आपने लॉग आउट कर जाना है। लॉग आउट करने के बाद ये जो मेन वेबसाइट है जहां पे आपने लॉग इन करना होता है, इस वेबसाइट पे आपने लॉग इन नहीं करना, आपने यहां थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ ऑप्शन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इस ऑप्शन के ऊपर बाय डिफॉल्ट खुद से क्लिक हुआ है। आपने अपना पैरामीटर टाइप सेलेक्ट करना है CNC और यहाँ आपने अपना CNC नंबर डालना है विदाउट डैशेज और विदाउट स्पेसेस। वो यहाँ डालने के बाद डेट जो आज की है वही आपने सेलेक्ट रहने देनी है और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड हर दफा यहाँ डिफरेंट आता है वो कैप्चा कोड आपने यहाँ डालना है और डालने के बाद आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ राइट साइड पे आपको आपका स्टेटस शो हो जाएगा। देखें आपका ID कार्ड नंबर, नाम और यहाँ फिलहाल इनएक्टिव लिखा आ रहा है। तो अगर आप 25 की रिटर्न और 25 का चलान जमा करवा देंगे 1000 रुपये का, तो यहाँ आपका एक्टिव और साथ लेड फाइलर का वर्ड जो है ना वो लिखा आएगा। लेट से अब आपका ये लेड फाइलर रिमूव कब होगा, जब अगले साल 30 जून 2026 के बाद आप प्रॉपर रिटर्न ऑन टाइम जमा करवा देंगे 30 जून के बाद और 30 सितंबर से पहले, तो फिर आपका स्टेटस जो है ना वो लेड फाइलर रिमूव हो जाएगा और सिर्फ एक्टिव रह जाएगा। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। इस वाले से अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या टैक्स, ट्रेडमार्क, कंपनी, इन तमाम मामला के वाले से अगर आपको सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह।